हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न थे जो हमारे राजन सीरीज के थे, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों हमारी 2 वीडियो आई थी, उसमें हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों हम लोगों ने कवर किया था। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे रह गए थे, उनको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ से आज कवर कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जितने भी हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं जो उन सबको यहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पिछले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो भी वीडियो है उनको अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बचे हुए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ये भी माइक्रो टीचिंग जो 10 स्किल होते हैं उसका ये एक स्किल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थी के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं, ठीक। ये एक कला है, ये कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य है विचारों को इस प्रकार स्पष्ट करना कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले, ठीक है, जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हों, ठीक। तो ये स्पष्टीकरण कौशल हो जाएगा, ठीक है, या स्पष्टीकरण कौशल या विधि या प्रविधि या युक्ति, ये सब इसी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए 2022 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से। अगला, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आता है पुनर्बलन के प्रकार, ठीक। तो पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक यानी सकारात्मक जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा होता है ऋणात्मक या नकारात्मक जो निगेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के भी 2 रूप होते हैं, एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है। देखिए 2022 और 23 में क्वेश्चन आए हुए हैं। 22 में पूछा कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, 23 में पूछ लिया सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो एलन के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। इसमें थोड़े से छात्र होते हैं, ठीक, थोड़े से छात्र यानी 8 से 10 छात्र होंगे। टाइम कितना होगा, मिनिमम 6 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे जितने भी 10 स्किल होते हैं, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर यहाँ पर जैसे आ गया श्यामपट्ट लेखन कौशल, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, ठीक है। उसके बाद उदाहरण या दृष्टांत कौशल। तो ये जो व्याख्यान कौशल, तो ये जो कौशल होंगे ये इनको सबको कितना टाइम मिलेगा, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप इस 6 मिनट के टाइम में आप यहाँ पर इसको प्रेजेंटेशन करिए, ठीक। किसके सामने करिए, छोटी सी कक्षा होगी, ठीक। तो इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बता देंगे, तो यहाँ से भी थोड़ा सा समझ लीजिए शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा एलन के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया की उस सरलीकृत लघु रूप से है। देखिए लघु रूप छोटा सा रूप बता रहा है, ठीक है, जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। यहाँ पर क्या है, सरलीकृत छोटा सा लघु रूप, उसके बाद थोड़े से छात्र यहाँ पर आए और अल्प समय आ गया। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तब यहाँ से क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण जो है संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों, ठीक। उसके बाद प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों है 22 और 23 में ये पूछे जा रहे हैं बराबर यहाँ से, ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन और अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। तो विज्ञान में क्या होता है, करके सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, है ना। उसके बाद देखिए 2019 और 23 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अथवा में आ गया कि अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यहाँ पे अथवा में फिर देखिए यहाँ पे कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो यहाँ से दोस्तों अधिगम स्तर की जो संकल्पना है उसका अर्थ क्या होगा कि इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं, कौन सा, अपेक्षित अधिगम स्तर। तो देखिए अपेक्षित का अर्थ अलग होगा, अधिगम का अर्थ अलग होगा और स्तर का अर्थ अलग हो जाएगा। तो अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना, ठीक है।
फिर अधिगम से अर्थ होता है सीखना, और स्तर का अर्थ तो है उपलब्धि के स्तर से लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, अगला यहाँ पर आता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? 2019 और 23 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचि तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। यानी दो कक्षाएं हैं, उनको एक में कन्वर्ट किया जा रहा है। किस लिए कन्वर्ट किया जा रहा है? क्योंकि बालकों में जो है उनकी जो व्यक्तिगत रुचि होती हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा इसमें दी जाती है। ठीक है, तभी उनको बहुस्तरीय कक्षा में उनको बैठा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है शिक्षण का मतलब क्या होता है? तो स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। देखिए, क्रियाशीलता या करके सीखने में सीधा से ये होगा, आपको खुद से काम करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो साइंस वाले होते हैं, जैसे विज्ञान के उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये होता है। फिर उसके बाद रुचि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्रों की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाया जाना चाहिए कि स्टूडेंट सीखने के लिए उसके जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है या नहीं इंटरेस्ट है, रुचि है या नहीं है। तो जब इनका पता लगा लोगे तो क्या होगा, इसी पैटर्न पे अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चा क्या होगा, अगर उसको रुचि है तो क्या होगा, बढ़िया से सीखेगा, नहीं सीखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए यहाँ पे। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके दोस्तों यहाँ पर कि शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। देखिए, शिक्षण के उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो जो ये उद्देश्य अलग होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों अलग होंगे। यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके उद्देश्य अलग होते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो होता है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व से ही कर लेनी चाहिए। देखिए, प्रभावी संप्रेषण जब होगा तभी होगा जब शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे और विशिष्ट उद्देश्य होने, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों होने चाहिए। और जो पाठ की तैयारी होगा शिक्षक को क्या होती है, पहले ही कर लेनी चाहिए। जब पहले ही कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप अच्छे से बताते हुए चलोगे कि हाँ हमें इन इन बातों पे, इन इन पॉइंटों पे बच्चों को आज बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण सूत्र में होने वाले दो लाभ। तो शिक्षण सूत्र से होने वाले दो लाभ क्या हो जाएंगे कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है और शिक्षण प्रभावी भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी जो कुछ सिखाया जा रहा है, कौन सिखा रहा है, उसको प्रकृति ही सिखा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि प्रश्नोत्तर परिविधि के दो लाभ। देखिए, यहाँ पर परिविधि कभी कभी विधि मिल जाएगी। ठीक है, आपको तो कंफ्यूज मत होइएगा कि परिविधि और विधि क्या है। तो विद्यार्थी जब प्रश्न पूछता भी है और प्रश्न के उत्तर भी देता है, इससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। देखिए, क्या होता है, जब क्लास में बच्चा कोई क्वेश्चन करता है और उसका आंसर देता है, ठीक है ना, तो ये जो एक प्रभावशाली जो शिक्षण होता है, ये प्रभावशाली शिक्षण में शामिल कर लिया जाता है। आप क्लास में बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा उसका आंसर दे रहा है, फिर बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा हुई तो उसका क्वेश्चन वो टीचर से करता है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें जो है, उसके साथ साथ ये भी रहेगा जो संकोच होता है। जैसे कुछ लोग देखिए क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, संकोची होते हैं, प्रश्न माइंड में होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं, तो जो संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि बेहतर प्रविधि यहाँ पर होती है। ठीक है ना, और छात्रों में रुचि और जिज्ञासा इससे बनी रहती है, जिससे वो ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। भाई जब क्वेश्चन पूछेंगे, मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको पूछेंगे तो जिज्ञासा ही तो शांत होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो यहाँ पर है कि खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक हैं। इनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वो अधिक सुदृढ़ होता है। ठीक, इससे बालक बिना किसी दबाव के सहजी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। यानी बताया कि खेल के माध्यम से किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, देखिए किस तरीके से अब वर्तमान समय में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की गई और ज़्यादातर फोकस देखिए किस पे किया जा रहा है, खेल पर आधारित शिक्षण। आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाइए, विद्यालयों में जाइए, वहाँ पर देखिए क्या है, एक रूम बना जिसमें सारे के सारे खेल के खिलौने वगैरह वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बच्चे क्या होता है, खेल के माध्यम से वो सीखता है, थोड़ी देर खेला फिर उसके थोड़ा सा बताया फिर वो खेलने लगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा वहाँ पर जुड़ता है वहाँ से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। देखिए दो चीज़ें पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, ठीक है, बाल जो वर्तमान समय में चल रही है। जबकि क्या होगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब वर्तमान समय में जो शिक्षा चल रही है उसका जो पैटर्न चल रहा है वो किस पर है, वो बाल केंद्रित है यहाँ पे। इससे पहले शिक्षा किस तरीके की थी, वो थी शिक्षक केंद्रित, जितना शिक्षक कहता था उतना ही जो है होता था क्लास में। लेकिन अब क्या है, पैटर्न चेंज कर दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच करके उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी प्रस्तावना कौशल यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्रकरण को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना और प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। तो इसमें क्या होता है, जो आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसका आंसर बच्चा दे रहा, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, जो बच्चे का आंसर होगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जब ये बताएंगे तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है। तो काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। ये छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। काठिन्य निवारण जो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे जो भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, और जो उर्दू, इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा होती है उनमें पाठ्य योजना जो बनाई जाती हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो उसमें काठिन्य निवारण, यानी जब बच्चा कुछ शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण वो नहीं कर पाता है, तो जो छात्र, जो शिक्षक होता है तो क्या करता है, छात्र की इस समस्या का समाधान वो करता है, बोर्ड पर लिख के वो बताता है कि हाँ ये इस तरीके से है। जैसे कि कोई बच्चा कुछ शब्दों को नहीं पढ़ पाता है तो वो क्या करता है, शब्द को श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और बच्चा जो होता है उनको वो पढ़ता है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उसको सही करवा देता है, ठीक। तो ये काठिन्य निवारण इस तरीके से, तो लैंग्वेज में ज़्यादातर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी यहाँ पर टीएलएम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद उचित स्थान होना चाहिए, कीड़ों से उसका बचाव, उसकी सफाई, पृथक अलग कक्ष होना चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, आच्छादन होना चाहिए, प्रयोग में सावधानी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री, जिससे क्या होता है, शिक्षण सीखा जाता है। तो टीएलएम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया जाता है। तो यहाँ पर टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव की कौन कौन सी सावधानी होंगी वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है 2019 में आया हुआ, क्या है, गणित किट के 2 उपकरणों के नाम। तो स्केल होना चाहिए, उसमें चांदा होना चाहिए। शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के 2 उद्देश्य हो जाएंगे, मानसिक क्षमता का विकास, उसके बाद क्रियाशीलता का विकास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है, अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर कर दिया जाता है। तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर 2018 में आया हुआ कि शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है, ठीक है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। 2018 में आए हुए क्वेश्चन। तो कहानी कथन एक ऐसी प्रविधि है जिसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये कहानी कथन प्रविधि होती है, ठीक। अगला विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो छात्रों को आकर्षक और आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। तो ये जो है रुचि का सिद्धांत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक के भी 2 पार्ट होते हैं, एक मौखिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिखित। अशाब्दिक के भी वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा और चक्षु प्रयोग संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण। यानी जो शाब्दिक होते हैं या तो बोल के या तो लिख के वहाँ पर संप्रेषण होता है, नहीं होता है, कम्युनिकेशन होता है। कुछ होते हैं अशाब्दिक, वाणी का संप्रेषण, मुख मुद्रा, इशारे जो होते हैं, ठीक है, स्पर्श किसी चीज़ को टच करके बताया जाता है, ठीक है, तो ये संप्रेषण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनके विचार करने और चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि यहाँ पर है, ठीक। अगला, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो शिक्षण रोचक हो जाता है, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद एक एक अंश को विश्लेषण इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है। तो पुनर्बलन कौशल आनंददायी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। इसके प्रयोग में शिक्षक को परंपरागत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत के द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है और जब किसी प्रयोग के प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है तो उसको प्रयोग के माध्यम से क्या हो रहा है, उसको करवाया जा रहा है, तो क्या होगा, बच्चा आसानी से और अच्छे से सीख जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो व्याख्यान देते समय उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए, वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है, यानी शिक्षण में मोटिवेशन से क्या समझते हैं। तो प्रेरणा के माध्यम से छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता, यानी इंटरेस्ट ही नहीं तो सिखाएंगे क्या, सीखेगा ही नहीं वो। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसके जो ज्ञान ग्रहण की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण उस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद सूक्ष्म यानी अमूर्त तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको समझना कठिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, ठीक। तो निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है। उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का इसमें निदान किया जाता है, ठीक है। तो जो शिक्षक होता है वो एक डॉक्टर से कम नहीं होता है अगर वो बेहतर से बेहतर है, ठीक। अगला, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या उद्देश्य हैं। तो बहुस्तरीय शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना और छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो ये बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी खेल पर आधारित दो शिक्षण मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा किंडरगार्टन विधि, दूसरा हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो इसका महत्व हो जाएगा कि शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान का संबंधीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ के विस्तार हेतु, रुचि और एकाग्रता बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि के महत्व हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज में स्थित है और प्रयागराज का पहले का नाम क्या था, वो था इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण की आगमन प्रविधि से छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। सेकंड पर आता है कि व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, उसके बाद अभ्यास
कार्य के माध्यम से की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, उसके बाद प्रयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है। तो यह शिक्षकों का शिक्षकों हेतु और शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। किसके लिए? शिक्षकों का। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। किसके द्वारा बनाया गया? शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला उद्देश्य आएगा रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल देना, सीखने को आनंददायी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, हास और अवरोध को रोकना। अगला क्वेश्चन आता है कि सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करके उसे आनंददायक बनाना, उसके बाद छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत से क्या अर्थ है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगला पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य, छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। ठीक, ये पुनर्बलन कौशल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण की कोई एक परिभाषा। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश के शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्य और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थिति होगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कि गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। तो गतिविधि से तात्पर्य उस समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही साथ करके सीख रहे होते हैं। ठीक, तो ये जो होता है ये हो जाता है गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको आज इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।